ओलंपियाड वाला, सबको पढ़ाने वाला, सब कुछ पढ़ाने वाला, और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। एनएससी जेएस की 5 क्वेश्चन सीरीज में ये जो प्रैक्टिस सेशन है, आज की हम बात करने वाले हैं ऑप्टिक्स के साथ। ठीक है, कुछ यार हम लोग मिलके कुछ सवाल सीखेंगे, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो पूछी जाती हैं, या कहो हर किताब में, हर नोट्स में मिलती ही हैं, और वो उनके बिना वो चैप्टर अधूरा होता है। तो उन्हीं के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और इतने अच्छे सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहला सवाल ही देख के आपको मज़ा आ जाएगा। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, मेरे साथ सॉल्व करना, मेरे सॉल्व करने से पहले सॉल्व करना, और सॉल्व ना हो पाए पॉज करके पहले सॉल्व करने की कोशिश करना, ना हो पाए तो मास्टर तो सॉल्व कर ही रहा है, उसके बाद देख लेना। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाने शुरू करो। पहला सवाल आपके लिए लेकर आया हूं मैं। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं अब बात करने जा रहा हूँ। एक ग्लास है, पानी वाला जो ग्लास होता है जिसमें हम लोग पानी पीते हैं। सवाल ये पूछ रहा है वो कि इसकी एक्चुअल जो हाइट है, इस ग्लास की जो डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ, उसके मुंह से लेके उसकी बॉटम तक जो उसकी डेप्थ है वो 21 सेंटीमीटर है। वो कह रहा है कि मैं इसको कितना भर दूं, हाउ मच वाटर, व्हाट हाइट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड सो दैट इट एपियर्स हाफ फिल्ड। वो हाफ फिल्ड नहीं है, लेकिन वो एपियर ऐसा होगा कि हाफ फिल्ड हो। समझ में आया आपको सवाल? what height of water column is required in this glass so that it appears half filled। आपको बात समझ में आती है कि इस ग्लास को हाफ फिल्ड जैसा लगना है, ये भरा उससे ज्यादा है। बात समझ में आ गया? what height of water is required, what height of water। तो क्वेश्चन लिख दूं मैं आपके लिए यहां पर, what height of water column is required what height of water column is required so that it appears half filled। मैं कराऊंगा, आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा, लेकिन मजा तो तब है जब मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व कर लो। मजा तो तब है भाई। तो कोशिश तो करो, कुछ नहीं होगा तो एक अटेम्प्ट होगा। समझ में आई बात आपको? तो पॉज करके आप लोग सॉल्व करो, मैं वेट कर रहा हूं, आप पॉज करके सॉल्व करो। तो सॉल्व करने की कोशिश की आपने, उम्मीद है आपसे हो गया होगा, और नहीं हुआ तो मास्टर अभी तैयार है आपके लिए सवाल करने के लिए। अच्छा मास्टर, आपने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया था, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप ले लो 4/3। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग रख लो 4/3। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है कहानी। ठीक है, सॉरी मैंने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया था, ये वाटर है। चलो कहानी ये है, हम ये मान लेते हैं कि तो बाबा इट अपियर्स हाफ फिल्ड, इट अपियर्स हाफ फिल्ड। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एच हाइट यहां पर खाली है। ठीक है, और ये 21 माइनस एच भरा हुआ है। इतनी बात समझ में आई? सर इट अपियर्स हाफ फिल्ड, तो ये एच तो मुझे पता होना चाहिए, यानी कि ये 21/2 है। यही गलती है, यही नहीं करना है। इट अपियर्स हाफ फिल्ड से मतलब ये है कि एक ग्लास है, उसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है। अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ सिकुड़ के, क्योंकि बॉटम आपको थोड़ी सी पास आके लगती है, तो ये बॉटम इतनी ऊपर उठ गई कि जितना खाली है उतना ही भरा हुआ लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो H है ना, ये भी H ही है।
समझ में आई बात। और ये रियल डेप्थ है और ये एपरेंट डेप्थ है, बस कहानी यहां अटकती है बच्चे की। इट अपियर्स हाफ फिल्ड में बच्चा जो उसकी एपरेंट डेप्थ ले लेता है वो h/2 ले लेता है, बस यही गलती है बाबा, और कहीं गलती नहीं है। ठीक है, तो जो समझाया समझ में आया कि h खाली है, 21 माइनस एच भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन 21 माइनस एच इतना दिखता है कि वो h के बराबर है, तभी तो आप कहोगे कि हाफ फिल्ड है हाफ खाली है। अगर आपको एक्चुअल में सब बातें पता मतलब एक्चुअल में ही आपको 21/2 दिख रहा हो तो सवाल तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो कि मास्टर क्या बकवास कर रहा है। तो इसमें इतनी बात है, हमारे पास जो फॉर्मूला है n जा बाय n आ, n जा बाय n आ इंटू रियल डेप्थ इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ। बात समझ में आती है क्या? n जा बाय n आ इंटू रियल डेप्थ इज इक्वल टू एपरेंट डेप्थ। अब n जा कौन है? यहां से रेस चल के यहां जा रही हैं, तो ये कौन है? n जा, ये हमने याद किया है। n आ ये है, तो क्या हुआ है? 1 एयर है, ऊपर हवा है, कुछ नहीं दिया उसके बारे में, नीचे वाटर दिया है, तो 4/3, 4/3। और रियल डेप्थ कितनी है सर? 21 माइनस एच है, और ये एपियर कितनी होगी? ये एपियर होगी एच के बराबर। समझ में आ रही बात आपको? तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना आ गया ये? 3 टाइम्स ऑफ 21 माइनस 3h इज इक्वल टू, यहां पे ये 3 ऊपर गया, 4 उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 4h। तो 3h इक्वल टू 7h, ये क्या हो गया? 7h। और ये किसके बराबर है? 3 इंटू 21 के बराबर है। तो h कितना आ गया आपके पास? 9 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर दिया था ना, h कितना आ गया आपके पास? यहां से सॉल्व करके h आ चुका आपके पास 9 सेंटीमीटर। तो 21 में से जब आप 9 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा आपके पास? h कितना आया यहां से आपका? 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर तो खाली दिख रहा है। उसने आपसे सवाल क्या पूछा था? एक ऑप्शन इसका 9 सेंटीमीटर भी होता है, पहला टिका हुआ, लेकिन वो गलत है। बच्चा h 9 सेंटीमीटर निकाल के उसी को टिक कर देता। बाबा ये तो एपियर हो रहा है। उसने कहा व्हाट हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज रिक्वायर्ड सो दैट इट अपियर्स हाफ फिल्ड। तो आपका एक्चुअल आंसर ये है, ये है आपका एक्चुअल आंसर। समझ में आती है बात आपको? ये निकालना था। तो कितना आया ये? 21 माइनस एच आ जाएगा आपका 21 माइनस 9, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ये आंसर है। समझ में आया आपको? प्यारा सवाल है, बड़ा फेमस सवाल है, बार बार पूछा जाता है। देखो आप इसको पॉज करके सुकून से देखो। एक और सवाल है हमारे पास जिसके अंदर आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का एक कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। सवाल है ये, देखना। एक कॉनकेव मिरर है हमारे पास जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर। और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ पर एक ग्लास स्लैब हमने रखी है, एक थिकनेस है उसकी, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, ये 3/2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये 3 सेंटीमीटर की है। और ऑब्जेक्ट, अब उसने ये कहा है कि जो फाइनल इमेज है और यहां से लेकर जो यहां तक का डिस्टेंस है वो है 21 सेंटीमीटर। अब उसने ये पूछा है कि फाइंड फाइनल इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय दिस सेटअप। ये ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। ये 21 सेंटीमीटर है यहां से। तो पॉज करो, फाइंड
द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। हाँ जी, चलो। तो सवाल को सॉल्व किया आपने, पॉज करके सवाल को अभी भी सॉल्व कर सकते हो, मैं करने वाला हूँ सवाल को, जल्दी से देख लो, बढ़िया मजा आएगा। तो बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये, देखते हैं। ये कॉन्केव मिरर है, ये मुझे समझ में आ रहा है, ये 21 सेंटीमीटर है। तो इसको पहले ऑब्जर्व करो आप लोग कि सेटअप में होना क्या है। इस सेटअप की कहानी ऐसी है कि ये जो ग्लास स्लैब है, जब रेज यहां से चलकर आएंगी, ध्यान से देखना, जब रेज ऑब्जेक्ट से चल के मिरर तक पहुंचना चाहेंगी तो देखना क्या कुछ ऐसा सीन होगा। ये रे आई और फिर ये थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड होके फिर बाहर निकल जाएगी, और वो जो बाहर निकलेगी वो पहले वाली के पैरेलल होगी। तो ये रे आई, ये गई, ये गई। ठीक है, समझने की बात ये है, ग्लास स्लैब का काम होता है शिफ्ट प्रोड्यूस करना। तो ये जो मिरर है, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ 21 सेंटीमीटर पे नहीं होगा, वो कहीं यहाँ, मैं अगर इसको पीछे एक्सटेंड करता हूँ तो ये जो इमेज बनेगी इस ग्लास स्लैब की शिफ्टिंग की वजह से ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जैसा ट्रीट होगा, मिरर को लगेगा ऑब्जेक्ट वहां नहीं है, ऑब्जेक्ट यहां है, और फिर इसकी इमेज बनाएगा ये। समझ में आ रही बात आपको? और उसमें क्या कहानी है कि ये जो इमेज बनाएगा फिर ये शिफ्ट देगा, तो फाइनली हमें कहीं ऑब्जेक्ट के आसपास उधर कहीं या इधर जहां भी इमेज नजर आएगी। ठीक है, ये इसको ऑब्जेक्ट मानेगा, फिर ये एक इमेज बनाएगा, वो इमेज की रेज जब इस ग्लास स्लैब से पास होके यहां अगर ऑब्जर्वर होगा फिर उसको नजर आएगी। तो मैं पहले शिफ्ट निकालता हूं। तो शिफ्ट का फॉर्मूला अपने पास क्या है? शिफ्ट इज इक्वल टू 1 - n सराउंडिंग बाय n स्लैब, n सराउंडिंग बाय n स्लैब इंटू थिकनेस t। तो ये कितना हुआ? 1 - 1/3/2 इंटू 3। तो सॉल्व करने पर ये क्या मिलेगा मुझे? 3 - 2 1 1/3, 1 सेंटीमीटर मुझे ये मिल जाएगा। मतलब ये शिफ्ट है, और ये शिफ्ट कैसी आ रही है? पॉजिटिव शिफ्ट है। ये कैसी है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये टुवर्ड्स द ग्लास स्लैब शिफ्ट हुआ होगा। तो ये समझने वाला पॉइंट है। अब यहां पर एक बहुत ही प्यारा ऑब्जर्वेशन है कि ये 1 सेंटीमीटर आगे आके एक इमेज बना देगा। ये ग्लास स्लैब इधर से देखने वालों को लगेगा कि ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर आगे आकर बन चुका है। मतलब जहां एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन से 1 सेंटीमीटर और आगे आके बनेगी उसकी इमेज, और इधर से देखने वालों को लगेगा वही ऑब्जेक्ट है। तो अगर तुम ये ऑब्जर्व कर लो कि ये तो 1 सेंटीमीटर है, अब यहां से ये डिस्टेंस कितना हुआ? सर ये तो 20 सेंटीमीटर है। अरे 20 सेंटीमीटर तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है। और कॉन्केव मिरर के केस में अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट बैठा हो तो इमेज उसी पर बनती है। तो सही मायने में ये 90 डिग्री पर नॉर्मल इंसिडेंस होगा। अब ये इमेज इमेज यहां बनने की बजाय फाइनली यहां से देखने वाले को यहां पर नजर आएगी इमेज इस ऑब्जेक्ट की, यानी कि ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बन जाएगी। तो बड़ा प्यारा सवाल था ये कि फाइनल पोजीशन कहां होगी? फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट पे ही बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो शिफ्ट ये प्रोड्यूस कर रहा था उसकी वजह से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बन रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा था वहां से देखने पर। तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर की सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। अब जब रेज यहां इसकी तरफ आएंगी वापस तो रिट्रेस होके अपनी ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बन जाएगी। तो बड़ा प्यारा सवाल था ये, बड़ी प्यार से ऑब्जर्व करो आप इसको, समझ में आएगा। बढ़िया सवाल था, देखो आप इसको। एक सवाल है अब आगे जो देखने जा रहे हैं, नंबर ऑफ इमेजेस की बात होगी। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड नंबर
and position of all the images and positions images formed by combination। तो ये एक मिरर तो रखा हुआ है यहां पर, ठीक है, एक मिरर रखा हुआ है यहां पर, आधा ही है, ये पूरा नहीं है, आधा है, और एक मिरर रखा हुआ है यहां पर। ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है प्लेन मिरर, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। इतनी बात समझ में आई आपको? ऑब्जेक्ट कहीं यहां है इन दोनों के बीच में, यहां से वो 20 सेंटीमीटर पर है और यहां से वो 10 सेंटीमीटर पर है। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दो इसका, या फोकल लेंथ बता दो, तो मैं फोकल लेंथ बता देता हूं 10 सेंटीमीटर पर। 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहीं यहां है। तो अभी आप प्लीज पॉज करो और सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो, बढ़िया सवाल है। तो सॉल्व करने की कोशिश की होगी तो कुछ तो हुआ होगा जरूर, कुछ तो कंक्लूजन, कुछ तो आंसर आया होगा, क्योंकि ये सेटअप ऐसा है, इसके अंदर बच्चा कुछ ना कुछ करता ही है और ऑप्शन आता ही है। चलो देखते हैं। तो पहली बात तो बच्चे के दिमाग में ये है कि मल्टीपल इमेजेस बनेंगी। मुझे तो मास्टर ने यही सिखाया है कि मल्टीपल इमेजेस बनती हैं और बनेंगी, ठीक है। तो देखते हैं बनेंगी या नहीं बनेंगी। तो ऑब्जेक्ट है कहीं यहाँ पर हमारा 10 सेंटीमीटर पर है, ठीक है भैया, 10 सेंटीमीटर पर है। चलो, तो बाबा बात समझने की ये है कि मैं रेज तो देखूं कि रेज किसकी कहाँ जा रही हैं, रेज तो देखूं एक बार किसकी कहाँ रेज जा रही हैं, ठीक है भैया। आओ देखते हैं। तो सर ये वाली जो रे गई, पहले इस वाले मिरर के पास जाएगी, बिल्कुल जाएगी भाई, एक इस मिरर के पास जाएगी और ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली गई। एक और रे ले आओ, उसको ऐसे भेज दो, समझ में आया आपको? तो चली गई, ये रेस चली गई, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पर एक फॉर्मूला इसके लिए लगाओ, तो एक इमेज यहां बनेगी और एक इमेज यहां बनेगी। और सर फिर सेकंड रिफ्लेक्शन में क्या करूंगा मैं? वहीं थोड़ा सोचना है कि इस वाले के लिए तो, प्लेन मिरर के लिए तो यहां पर ये -20 पर ही इमेज बन जाएगी। हाँ, हाँ जी। तो इसके लिए अगर हम देखें कि ये जो प्लेन मिरर है यहाँ पर, ये तो ये तो यहाँ -20 पर 20 सेंटीमीटर इधर एक इमेज बन जानी चाहिए, जो इस मिरर से बनेगी। मिरर 1 इसको कहूं तो ये इमेज 1 बन चुकी है। अब ये वाली रेस तो उधर चली गई बाबा, ये तो दोबारा कभी उस मिरर से टकरा ही नहीं रही है, तो सेकंड रिफ्लेक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। सवाल तब उठता अगर ये वाला मिरर यहां तक होता, तो ये रेज जो यहां पर आ रही हैं तो ये फिर दूसरा रिफ्लेक्शन देती, लेकिन अफसोस ये मिरर यहां पर नहीं है, तो ये वाली रेज सीधी चली जाएंगी। तो एक इमेज तो कहां बनेगी? 20 सेंटीमीटर मिरर 1 से। अगर इसको मैं मिरर 1 कह देता हूं और इसको मैं मिरर 2 कह देता हूं, तो मिरर 2 के लिए सर क्या करूं? तो कुछ नहीं करना आपको, बहुत बेसिक सी बात करनी है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, दैट इज मिरर फॉर्मूला। u यहां पर आप कितनी रखोगे? -10 रखोगे। फोकल लेंथ यहां पर आप +10 रखोगे, तो v आपको बढ़िया मिलेगा। v आपको बढ़िया आराम से मिल जाएगा। u -10 है, फोकल लेंथ +10 है, आपको यहां से v निकल के आएगा। v इज इक्वल टू uf डिवाइडेड बाय u माइनस एफ। यहां से सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले को,
तो ये 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो इसको सॉल्व करके आपका आएगा u माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ यू। तो वही यहाँ पर है, इसको पुट करो और v आपको मिल जाएगी +5 सेंटीमीटर। वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पर, वर्चुअल इमेज बनेगी कहीं यहाँ पर। ठीक है भैया, तो एक इमेज यहाँ पर बन जाएगी 5 सेंटीमीटर दूर। तो एक इमेज कहाँ पर बनी, एक इमेज बनी यहाँ पर और एक इमेज बनी यहाँ पर। तो ये वाली जो इमेज है, ये वाली जो इमेज है, ये इमेज 2 है जो कि मिरर 2 से बनी है। बात समझ में आएगी। और ये वाली है इमेज 1 जो मिरर 1 से बनी है। तो यहाँ पर दो ही इमेज बन रही हैं और दोनों की पोजीशन आपके सामने है। तो इतना ही जवाब है इसका, इस सवाल का इतना ही आंसर है। मल्टीपल इमेजेस नहीं बनेंगी, बी केयरफुल, क्योंकि वो वाली रेज उधर चली गई, उन्हें ये नहीं मिला। ये वाली रेज इधर चली गई, इनको ये नहीं मिला। मल्टीपल रिफ्लेक्शन तो तब होता है जब जब रे मिरर से टकराएगी तो एक इमेज बनाएगी। अब ये वाली रेज जो चली ऑब्जेक्ट से, ये इस मिरर से तो टकराई, दूसरे से टकरा ही नहीं पाई, तो एक ही इमेज बनेगी। बात समझ में आई क्या? तो बढ़िया सवाल था ये, आराम से देखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एक और सवाल है यहाँ पर, फोकल लेंथ का है, वो बेसिक फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। आपको फॉर्मूला पता होगा तो आंसर आप जरूर निकाल लोगे। तो एक लेंस है यहाँ पर, दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपको फर्क नजर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें, इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 30 सेंटीमीटर और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है 60 सेंटीमीटर। और यहाँ पर जो लिक्विड फिल है वो 1.5 उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या बात आपको समझ में आ चुकी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका 1.5। ठीक है भैया, चलो आपसे कह रहा है कि इसकी फोकल लेंथ बता दो। क्वेश्चन है आपसे कि इसकी फोकल लेंथ बता दो, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। यहां पर भी एयर है और यहां पर भी एयर है। अब आपका फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं इसमें इंतज़ार नहीं करूंगा, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है बच्चे इसको फेंकते ही सॉल्व कर देंगे। मैंने फेंक के मारा और आपने सॉल्व कर दिया। तो देखते हैं क्या सॉल्व हुआ है। पॉज कर लो, जल्दी से पॉज कर लो, पॉज करके सॉल्व कर लो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से आओ। तो मैं तो ये जानता हूँ कि फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला है, इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला है वो? एन लेंस बाय एन सराउंडिंग, एन लेंस बाय एन सराउंडिंग -1, 1/R1 -1/R2। अब R1 R2 किसको माने, ये सवाल बिल्कुल ही नॉनसेंस है। किसी को भी R1 किसी को भी R2 मान सकते हो, लेकिन आपको साइन कन्वेंशन जरूर ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एन लेंस कितना है, मेरे पास सारी चीजें हैं। एन लेंस है 1.5, एन सराउंडिंग मेरे पास कितना है, एन सराउंडिंग मेरे पास कितना है 1। और R1 अगर मैं यहाँ से बात करूँ, R1 R1 इधर की तरफ है और R2 भी इधर की तरफ है। ठीक है, R1 यहाँ है, R2 यहाँ है, दोनों ही सेम साइड हैं। तो R1 को लिया जाएगा +30 और R2 को लिया जाएगा +60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इनको आप पुट करो, आपको क्या मिल जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1.5 by 1 minus 1, that is 0.5, 0.5, 1/30 माइनस 1/60। तो ये सॉल्व करके आपको मिलता है 0.5, 60 माइनस 30, ऊपर रहेगा 30, नीचे 30 इंटू 60, तो ये नीचे 60 बचेगा सिर्फ। तो 1/f, तो f आ जाएगी यहां से 600/5।
तो कितना आ जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आई इसकी 120 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। 120 सेंटीमीटर इसका आंसर है। वन 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे। डिफेक्ट्स ऑफ विजन से ये सवाल है कि एक आदमी है जिसको 100 सेंटीमीटर से आगे कुछ दिखाई नहीं देता। अ पर्सन कैनॉट एबल to see objects beyond 100 सेंटीमीटर क्लियरली। अब ये डिफेक्ट है। फाइंड लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट हिज विजन। समझे आप? तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखो। पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत आसान है, एक लाइन का सॉल्यूशन होगा, समझने की बात है बस। आपको समझ में आ गया तो सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो मैं ऐसा देख रहा हूं कि एक आदमी है जिसकी आंख है ये, ठीक है। ये उसकी आंखों का लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस है, आई बॉल है ये, ठीक है, आई बॉल। ये आपकी सिलियरी मसल्स हो गई, ठीक है बाबा। चलो, अभी क्या है कि ये 100 सेंटीमीटर तक ही देख पाता है, 100 सेंटीमीटर तक ही देख पा रहा है, मतलब यहां तक देख सकता है। तो इसके आगे ये देख नहीं पा रहा है। अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि यहाँ इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बना दूं, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, उसकी मैं इमेज यहाँ बना दूं, उस इमेज को क्या ये देख पाएगा? अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, यहाँ पे कोई ऐसा सेटअप कर दूं, यहाँ पे कोई एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगा दूं कि जो इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं यहाँ इसके, मतलब इन्फिनिटी वाले की, एटलीस्ट इन्फिनिटी वाले की यहाँ बना दे। अब उससे पहले जितने भी होंगे उनकी तो अंदर बनी जाएगी। और यहाँ अगर इमेज बन गई, यहाँ पे कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाऊं जो इन्फिनिटी से उठा के कहीं इमेज उनकी यहाँ बना दे इतने रीजन के अंदर, और यहाँ वाली इमेज को ये तो अच्छे से देख ही सकता है। तो ये करेक्टनेस है। समझ में आई बात? आई आपको? ये क्या है? करेक्टनेस ऑफ डिफेक्ट। तो मेरे पास लेंस कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। मेरे तो बस इतना है कि वी लेंस, जो इमेज डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी। इमेज डिस्टेंस, अगर मैं कहूँ कि ये जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन रही है, तो इसको मैं -100 सेंटीमीटर कंसीडर करके चलूँगा। यू क्या है? माइनस इन्फिनिटी। इमेज क्या है, कहाँ बन रही है? -100 सेंटीमीटर पर बन रही है। तो इस केस में फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो मेरे पास ये लेंस की बात है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब u कितना है? माइनस इन्फिनिटी, दैट इज 0। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f बच जाएगा या नहीं बच जाएगा? और f कितना आ गया यहाँ पर? -100 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि v कितना है? -100 सेंटीमीटर। तो अगर आप फोकल लेंथ -100 सेंटीमीटर देख रहे हो, तो आपको क्या समझ में आया कि ये कॉन्केव लेंस है, और इसकी पार क्या हो जाएगी? 1/f, दैट इज 1/1 इन मीटर्स। तो ये कितनी आ गई? -1 डायोप्टर। यानी कि कॉन्केव लेंस हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पर, कॉन्केव लेंस।
पार नेगेटिव आई है। तो बाबा ये थे कुछ 5 सवाल हमने जो डिस्कस किए हैं, ये अपने आप में एक टाइप हैं। एटलीस्ट इनकी प्रैक्टिस करो और इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तैयारी लगातार करते रहना चाहिए। ठीक है, पता नहीं कब क्या हिट कर जाए, कुछ नहीं पता बाबा। आप एक टॉपिक पढ़ो, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, पॉजिटिविटी रखो, हो सकता है वही एग्जाम में हो। क्यों इतना नेगेटिव सोचना कि नहीं नहीं 4 क्वेश्चन किए इसमें से क्या ही होगा। लक की बात है बाबा, पॉजिटिविटी रखो, जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ऑलराइट देन, सी यू सून, बाय बाय, एंजॉय।